अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी असेस करना इस एरिया पे चल रही थी। उसमें कल हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी। जो 3 एडिशनल एडजस्टमेंट्स हमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती हैं, उनमें से पहली एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ इन्फ्लेशन। कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जिनकी लाइफ कई साल होती है तो उन सालों में इन्फ्लेशन का कोई ना कोई असर आ जाता है। इन्फ्लेशन के असरात से हमने कैसे डील करना है, उसके लिए हमने मनी कैश फ्लो, मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल कैश फ्लो, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये टर्म्स को डिस्कस किया था। मनी रेट ऑफ रिटर्न को एग्जामिनर मनी या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से क्वेश्चन में लिखेगा, और रियल रेट ऑफ रिटर्न को एग्जामिनर रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से लिखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो और मैंने कहा जहां पे क्वेश्चन साइलेंट होगा, नहीं बताया मनी है या रियल है, तो हम वो उसको मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके चलते हैं। तो इसके लिए हमने गाइडलाइन एक पढ़ ली थी इनिशियल कि मनी कैश फ्लोज को जब भी डिस्काउंट करने हैं, मतलब इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को जिनको हमने इस फार्मूला की मदद से इन्फ्लेट किया हुआ है, जब भी डिस्काउंट करने हैं तो हमें उनको मनी रेट ऑफ रिटर्न पे, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करने हैं। लेकिन अगर कैश फ्लोज को हमने इन्फ्लेट नहीं किया हुआ, वो करंट टर्म में, टुडेज टर्म में, रियल टर्म में ही है, उनमें इन्फ्लेशन ऐड हमने नहीं की, तो उनको हम रियल रेट से डिस्काउंट करते हैं। एंड द गाइडलाइन वाज कि नॉर्मली तो हम भाई यही अप्रोच लेके चलते हैं, इसको नॉमिनल अप्रोच कहते हैं। रियल अप्रोच हम वहां पे लेके चलेंगे जहां पे ये 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। 2 कंडीशंस क्या हैं? कंपनी इज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड ओनली वन इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट्स द प्रोजेक्ट कैश फ्लो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मिसिंग होगी ना, तो हम इस अप्रोच पे चले जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोच लेंथी है, हम कोशिश करेंगे अगर इससे बच सकते हैं तो बच जाए, लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक भी मिस होगी, हमें इस अप्रोच पे जाना पड़ेगा। सो इस प्रिंसिपल को लेते हुए इनिशियली हमने ये 2 एग्जांपल देखी थी। इस एग्जांपल में हमने रियल अप्रोच, मनी अप्रोच दोनों की एप्लीकेशन की एक बेसिक सा सिनेरियो देखा था। ये क्वेश्चन हमने रियल अप्रोच से किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, अब हमें आगे चलना है, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कोई सवाल कल के लेक्चर से किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इन्फ्लेशन, रियल कैश फ्लो, मनी कैश फ्लो का ताल्लुक, रियल रेट, मनी रेट का ताल्लुक, एंड दीज 2 अप्रोचेस। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 30 में, जिसमें नॉमिनल अप्रोच को देखेंगे हम। इलस्ट्रेशन 30, ये इलस्ट्रेशन 30 हमारे सामने आ गया। रिक्वायरमेंट क्या है? एवेल्युएट द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 100,000। इसने हमें टूल नहीं बताया, कहा सिर्फ एवेल्युएट करो। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, वी सिलेक्ट द बेस्ट टूल विच इज एनपीवी। ठीक है, उसने कहा एवेल्युएट करो, फिजिबिलिटी बताओ, फिजिबल है या नहीं है। हमने कहा जी हम एनपीवी से एवेल्युएट करेंगे। अगर वो कह देता आईआरआर से एवेल्युएट करो तो हम आईआरआर लगा देते, वो कहता था पेबैक से एवेल्युएट करो, हम वो लगा देते। उसने हम पे छोड़ दिया तो हम बेस्ट सिलेक्ट करेंगे विच इज एनपीवी। अ कंपनी इज कंसिडरिंग कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट। This involves purchasing a machine costing 700,000, which will result in annual saving in real term. मशीन खरीदोगे उससे सालाना बचत होगी रियल टर्म में, on wage cost of 100,000 and material cost of 40,000. The following forecasts are made of the rates of inflation each year for the next 5 years. Wage cost का रेट 10%, मटीरियल कॉस्ट का रेट 5%, जनरल प्राइस रेट इज 6%। जनरल प्राइस इन्फ्लेशन, आप इसको एवरेज इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ये आपकी एक एवरेज इन्फ्लेशन है, दैट इज 6%। अच्छा, अब यहां पे आप देखिए, जब भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन पे आएगा, सबसे पहले फैसला होगा अप्रोच पे, रियल और नॉमिनल। ठीक है, हमने कहा जी हमारा दिल तो चाहता है रियल कर लें, टाइम बचता है, उसमें कंपाउंडिंग नहीं करनी पड़ती बार बार ना। तो लेकिन क्या 2 कंडीशन यहां पे? पहली कंडीशन, क्या कंपनी टैक्सेस पे कर रही है? टैक्सेस का कोई जिक्र नहीं, सो आंसर इज नो। क्या कंपनी में
एक सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट है जो है इस्तेमाल हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, एक मीट हो रही है। सो वील हैव टू गो फॉर नॉमिनल या मनी अप्रोच। उसका मतलब क्या है कि हम कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करेंगे और उनको डिस्काउंट करेंगे। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें क्वेश्चन में रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन, ठीक है जी। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8.5%। अच्छा, यहां पे आप एक बात और नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट एक से ज्यादा हो तो इसकी फर्दर इंप्लीकेशन क्या आती है। एक तो फैसला हो गया ना भाई हमने नॉमिनल अप्रोच पे जाना है, फर्दर इंप्लीकेशन क्या है कि भाई जब हमने किसी कॉस्ट या इनकम को इन्फ्लेट करना है 1+i के फॉर्मूला से, रियल कैश फ्लो इनटू 1+i रेज़्ड टू पावर n, तो वो जो i होगा ना वो उस कैश फ्लो से का सूटेबल i लेना है। जैसे वेज कास्ट के लिए रियल कैश फ्लो इनटू 1+i जब करना है तो वेज का इन्फ्लेशन रेट लेना है। मटेरियल कॉस्ट के लिए जब 1+i लेना है तो वो i लेना है 5% का। और एक और आखिरी अहम बात, जब हम फिशर फार्मूला के लिए i चाहिए तो दैट हैज टू बी जनरल इन्फ्लेशन विच इज फॉर अस एवरेज, ठीक है। फिशर फार्मूला में हम मटेरियल का या वेज का i नहीं यूज करते, फिशर फार्मूला में हम हमेशा जनरल एवरेज यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये यहां पे अवेलेबल ना होता तो हम क्या करते हैं, एवरेज, हम इनका एवरेज ले लेते हैं, हम कहते हैं जी जनरल इन्फ्लेशन एवरेज के बराबर है, हम उसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरा नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आ जाए आपके सामने, यू शुड नो फिशर फार्मूला में हम जनरल प्राइस इन्फ्लेशन यूज करते हैं, जनरल इन्फ्लेशन रेट यूज करते हैं विच कैन बी कंसिडर्ड एवरेज, ठीक है। इफ इट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन ये जाएगा फिशर फार्मूला में, इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन वी विल टेक द एवरेज ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जनाब कहानी होगी, हमें फिशर फार्मूला की मदद से रियल कॉस्ट को मनी कॉस्ट बनाना है, तमाम फैक्टर्स को इन्फ्लेट करना, तमाम कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना है, फिर डिस्काउंटिंग करनी है। अच्छा जी, अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। रियल टर्म में तो वेज कॉस्ट सेविंग कांस्टेंट है, लेकिन क्या हमने रियल टर्म में इसको यूज करना है अपने सवाल में? हमने तो मनी टर्म में यूज करना है ना, तो मनी टर्म में तो हर साल बदलेगी। इसी तरह मटेरियल कॉस्ट रियल टर्म में तो कांस्टेंट है, लेकिन हमने तो मनी टर्म में लेकर जाना है, वो तो हर साल बदलेगी। तो जब हर साल कैश फ्लो बदल रहे हैं तो फॉर्मेट जो इस्तेमाल होता है, कितने साल लाइफ है जी? 5 years लाइफ है। तो हमारा फॉर्मेट जो बनेगा सवाल का, इलस्ट्रेशन नंबर 30, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेज कॉस्ट सेविंग एंड मटेरियल कॉस्ट सेविंग, ये 3 लाइन आइटम्स हमारी बनती हैं। जिसके बाद हमने यहां पे नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लो ले लेने हैं और इनको फिर हमने डिस्काउंट कर देना है। रेट हमें अभी पता नहीं, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में रियल रेट गिवन है, हमें नॉमिनल रेट चाहिए। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और देन वी विल हैव नेट प्रेजेंट वैल्यू टू टेक द डिसीजन कि करना क्या है प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? अगर ये प्रोजेक्ट करना है हमें 7 लाख, 7 लाख जीरो में लेनी है और जीरो में रियल कैश फ्लो मनी कैश फ्लो बराबर होते हैं, ठीक है। जीरो में इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता, तो ये तो 7 लाख यहां पे आ गया। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? रिक्वायरमेंट में बताया गया है
5 साल के एंड पे 1 लाख। अच्छा यहां पे अब तो जो कीजिएगा, ये फिगर जीरो में है, रियल है या मनी है मैटर नहीं करता, क्योंकि बराबर होती है, ठीक है। ये फिगर रियल टर्म में है, ये फिगर रियल टर्म में है, मतलब रियल टर्म मतलब जीरो की टर्म में, इसमें इन्फ्लेशन का फैक्ट ऐड नहीं हुआ। इसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइलेंट, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट है तो मनी ज्यूम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है तो मनी ज्यूम करोगे, इस पे हम इन्फ्लेट नहीं करेंगे। तो ये 1 लाख है, 1 लाख ही आ जाएगा। तो यहां पे आपको हर जगह दिमाग को एक्टिव रखना है, सोने नहीं देना दिमाग को भाई। फिर बोल रहा हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो में है, रियल मनी फर्क नहीं पड़ता, 7 लाख आ गया। वेज कॉस्ट उसने बताया है रियल टर्म में है, इन्फ्लेट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट बताया है रियल में है, इन्फ्लेट करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में फिर साइलेंट है 1 लाख। तो जिस वैल्यू के बारे में साइलेंट हो, सूटेबल अजम्पशन हमारी है मनी, ठीक है। इस केस में हम इसको मनी लेते हैं। अच्छा ये वेज कॉस्ट चाहिए, वेज कॉस्ट सालाना कितनी सेविंग है? 1 लाख, बट तो ये तो रियल टर्म है, इंटू 1 प्लस आई। इसका आई कितना है? रेज़्ड टू पावर n। ये स्मार्टली हम वर्किंग ऐसे शो कर देंगे कि भाई अब n रिस्पॉन्ड करेगा इस ईयर को। यहां पे वैल्यू आनी है रेज़्ड टू पावर 1 करके, कितनी है जी? 1 लाख इंटू 1.1 रेज़्ड टू पावर 1, 1 लाख 10,000 रेज़्ड टू पावर 2, 1 to 1 रेज़्ड टू पावर 3 रेज़्ड टू पावर 4, 146 410 रेज़्ड टू पावर 5 1051। इसी तरह मटेरियल कॉस्ट रियल टर्म में सेविंग है 40,000 की और इन्फ्लेशन है 5% की, 1.05 रेज़्ड टू पावर n। तो 40,000 इंटू 1.05 रेज़्ड टू पावर 1, 42,000 रेज़्ड टू पावर 2 जी, 3054 48620 एंड रेज़्ड टू पावर 5 51051। लीजिए जी, ये हमारे पास मनी कैश फ्लोज सारे बन गए, सारे हमारे मनी कैश फ्लोज रेडी हैं। अब हम इनका आसानी से सम कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हमारे हो जाएं। 0 में 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 में 152,000 की रिटर्न है, 2 में 165,100 की रिटर्न है, 3 में 179,405 की रिटर्न है, 4 030 एंड द लास्ट वन ऊपर से शुरू होना है, यहां से 312102। लीजिए जी, ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट के मनी कैश फ्लो सारे के सारे आ गए, क्योंकि हमने फैसला किया था इस क्वेश्चन को हमने मनी अप्रोच से हल करना है। अब हमें चाहिए डिस्काउंट फैक्टर, हमें एक डिस्काउंट फैक्टर भी मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्वेश्चन में रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, तो हम वर्किंग वन की मदद से फिशर फॉर्मूला 1 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस r इंटू 1 प्लस i। m हमें वर्कआउट करना है, r हमें गिवन है 8.5%, तो फॉर्मूला में 1.085 किया। i हमने लेना है जनरल इन्फ्लेशन, कितना है जी 6%, 1.06 किया। लीजिए जी, सॉल्व इट फॉर m, 15% m है। अच्छा यहां पे ख्याल कीजिएगा, एक बात जो नोट कीजिएगा, अगर फिशर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कभी परसेंटेज डेसिमल में फ्रैक्शंस में आ रही हो तो राउंड ऑफ कर दीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज करना होता है ना, उसमें फुल परसेंटेज 10%, 11%, 12% गिवन होता है, तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे यहां पे 15.1% आता तो मैं 15% राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 15%, और यहां पे ले आता 15% को, और सवाल आगे चलते हैं। चलें जी, कंप्लीट करें सवाल को और एनपीवी बताइए इसकी।
कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर एनपीवी। ये सारे सिंगल कैश फ्लो हैं, नो एन्युटी टेबल। टेबल से फैक्टर उठाते हुए थोड़ा मुहतात रहना है। शुरू में आपसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रेजेंट वैल्यू की जगह एन्युटी टेबल और एन्युटी टेबल की जगह प्रेजेंट वैल्यू टेबल ना यूज कर लें। जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी? 58 नेगेटिव। हमसे पूछा क्या क्या था? एवेल्युएट द प्रोजेक्ट। तो मतलब हमारा काम भी खत्म नहीं हुआ। एनपीवी निकाली, नेगेटिव आया, हमें फैसला देना है। और फैसला क्या है? प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। ठीक है जी, अब हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है। उसने कहा था एवेल्युएट द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी बताइए प्रोजेक्ट की। जी एनी क्वेश्चन? इन्फ्लेशन के बेसिक जो असूल हैं वो सारे हमने डिस्कस किए और उन असूलों को हमने इलस्ट्रेशंस पे अप्लाई करके देख लिया। यही बेसिक असूल, जितना मर्जी लेंथी सवाल आ जाएगा, बात इससे बाहर नहीं जानी। ये जो बातें आपको सिखा दी, जो इलस्ट्रेशन में हम 3 में हमने देख लिया, इससे बाहर बात नहीं जानी। हम ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, हम क्वेश्चन नॉमिनल अप्रोच से किया करेंगे। नॉमिनल अप्रोच से इलस्ट्रेशन आपसे शेयर कर लिया, कैश फ्लोज को कैसे इन्फ्लेट करना होता है, रेट को कैसे एडजस्ट करना होता है, और डिस्काउंटिंग के बाद फैसला। जी किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल यहां पे? आगे इंशाअल्लाह हम जितने भी सवाल करेंगे, मैं कहूंगा अगर 10 सवाल करेंगे तो 10 में से 8 या 9 इन्फ्लेशन हमें मिलेगी आगे चल के। ठीक है, तो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ रिवीजन एक्टिविटी ऑन इन्फ्लेशन। बट फिलहाल बेसिक असूल सीखने के लिए ये इलस्ट्रेशन काफी है। प्रैक्टिस आगे चल के इंशाअल्लाह हमें काफी मिलने वाली है। जी चले जी आगे, या भी कोई बात रहती है इन्फ्लेशन में? जी बेटा, हाँ अच्छा, ये बेटा सेविंग जो है ये कैश फ्लो नहीं हुआ। आपके साथ ही कहना है, हम तो इन्वेस्टमेंट और उस पर रिटर्न की बात करते हैं। बेटा रिटर्न हमेशा कैश इनफ्लो की सूरत में नहीं होता। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, बड़ी मशहूर एक सेइंग है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, मतलब आपने कोई खर्चा बचा भी लिया ना तो इट इज एज गुड एज कमाई। फॉर एग्जाम्पल, आप कमाते 10 रुपया कहीं से तो आपकी जेब में 10 रुपए आते।
और आपकी जेब में पहले ही 10 रुपए पड़े हुए हैं और आपने उसको खर्च करने का इरादा किया हुआ था, लेकिन वो सेविंग वो बचा लिया आपने, अब जेब में कितने हैं? फिर 10 रुपए। तो आप खर्चा बचा लो या इनकम कमा लो, एक ही बात होती है। दोनों आपकी इनफ्लोज ही कंसिडर होते हैं कैश फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम अर्न्ड इज इनफ्लो, कॉस्ट सेव्ड इज इनफ्लो। क्योंकि बेसिकली आप 10 रुपए कमा के जेब में डालो या 10 रुपए जो खर्च करने के लिए हाथ में पकड़ लिए थे वो खर्चा बचाओ और जेब में डाल दो। दोनों सूरतों में 10 रुपए जेब में पहुंच गए ना। खर्च करने लगे थे, फैसला किया नहीं यार बचा लेते हैं, बचत कर लेते हैं, आज नहीं खर्चते, जेब में डाल लो। अ पेनी सेव्ड इज एज गुड एज पेनी अर्न्ड। ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग, हम हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एडिशनल कमाई, एडिशनल इनफ्लो के लिए नहीं करते। जैसे एक बात हो रही है, शायद आपने मशीनरी बदल दी है, आपने मशीनरी बदली जिससे आपकी मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, प्रोडक्ट बनाने की चीजें वही बना के बेच रहे हो बट कॉस्ट कम हो गई है, तो नतीजा क्या हुआ? आपके प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट बढ़ गए ना कॉस्ट कम होने से, या आपके प्रॉफिट बढ़ गए आपके। ठीक है, तो आपने इजाफी प्रोडक्शन से इजाफी इनकम कमाओ या मशीनरी अपडेट करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर दो, उससे प्रॉफिट कमा लो। बात तो एक ही, मकसद तो रिटर्न कमाना है। तो रिटर्न आप एडिशनल वॉल्यूम से कमाओ या रिटर्न आप एग्जिस्टिंग वॉल्यूम में कॉस्ट कम करके कमा लो, एक ही बात। ठीक है, तो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, कॉस्ट सेविंग इज इनकम इनफ्लो। जी जनाब, कोई और सवाल किसी बच्चे के ध्यान में? अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं आप लोग पहले। ठीक है, यहां पे हम इसको कैसे देखते हैं? हम जब भी कोई कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल प्रोजेक्ट ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स एज वेल। वर्किंग कैपिटल मींस नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जैसे आपने नई एक फैक्ट्री लगाई, लैंड बिल्डिंग प्लांट आ गया, लेकिन रॉ मटेरियल के बगैर प्रोडक्शन शुरू हो सकती है? आपको करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसमें से कुछ कैश पे ले लोगे, कुछ उधार पे ले लोगे, तो इसीलिए हम उसको वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट कितना पैसा जेब से जाएगा। तो आप जब भी कोई कैपिटल प्रोजेक्ट शुरू करते हो, आपकी जेब से पैसा जो जाता है वो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाता, वो पैसा करंट एसेट्स के लिए भी जाता है। हम उसको नेट इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जरूर अकाउंट फॉर करेंगे, क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें कैपिटल प्रोजेक्ट के अलावा हमें करंट एसेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम नेट इन्वेस्टमेंट को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने एनालिसिस में, बिकॉज विदाउट नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स वी कैन इनिशिएट अ प्रोजेक्ट, वी कैन नॉट इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता जब तक रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका ट्रेड का नाम है क्रेडिट पे चीजें बेचना, मतलब उधार पे चीजें बेचना, तो उधार पे चीजें बेचने के लिए आपको फिर डेटर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है ना। रॉ मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, खर्चा लगा के उसको फिनिश गुड बनाते हो, फिर कस्टमर को दे दिया, इन्वेंट्री से निकल के डेटर में चला गया, अभी भी पैसा नहीं आया। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल और खरीदनी पड़ेगी, तो पैसे इन्वेंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, डेटर में भी पैसा फंस रहा है हमारा। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कहलाती है, नेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कहलाती है, जिसके बगैर कारोबार नहीं चल सकता। तो अगेन हमें जब भी कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, रियलिटी में तो कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल विदाउट वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज होते ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी 10 सवाल आएंगे, 10 में से 6-7 में ये एडजस्टमेंट हमें आ जाती है। एक आध 2-3 क्वेश्चन में 10 में से वो स्किप कर देता है बाज का, कहता है अच्छा ये नॉलेज नहीं, हम टेस्ट करते हैं हम इसके बगैर। जैसे वो प्रोजेक्ट है, वो कॉस्ट सेविंग का प्रोजेक्ट है ना, तो कॉस्ट सेविंग में आपको शायद वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें आपने कोई नई प्रोडक्शन थोड़ी की है, आपने तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की ही कॉस्ट कम की है, तो वहां पे शायद हमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब भी हम नया प्लांट लगाएंगे, नई प्रोडक्शन की बात करेंगे, इजाफी वॉल्यूम की बात करेंगे, हमें इजाफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल में। ठीक है, हमें इजाफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डेटर्स में, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें से कुछ पैसा हमें क्रेडिटर से आएगा, बाकी जेब से डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एग्जाम में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के टर्म से वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीड के रेफरेंस से ये जुमला लिखा होता है कि भाई ये कैपिटल प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी एक्स अमाउंट।
हाउ टू डील विद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज इन DCF, इस पे हम बात करते हैं जी। देयर आर 5 पॉइंट्स, या आप कह लो कि इन 5 पॉइंट्स जिनकी बेसिस पे हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की ट्रीटमेंट, 5 पॉइंट्स जिनकी बेसिस पे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की पॉसिबल ट्रीटमेंट का फैसला किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर अप्रेजल क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1, जब भी आपको बताया जाए किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वर्किंग कैपिटल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इट इज शोन एज आउटफ्लो इन जीरो। जैसा कैपिटल प्रोजेक्ट के बारे में हमने कहा ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा, वो भी तो जीरो में आउटफ्लो होती है। यह हम टाइमिंग ऑफ एजम्पशन में पढ़ चुके हैं, एजम्पशन की टाइमिंग में पढ़ चुके हैं। इसी तरह वर्किंग कैपिटल भी अगर आपको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए तो हम इसको जीरो में आउटफ्लो लेते हैं। और यहां पे फिर एक ज़हन में रख लो, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अनलेस क्वेश्चन कुछ और कहते, ये तो एक जनरल अजम्पशन है। किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में, ये किसी भी असूल के बारे में ये ज़हन में रखना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अनलेस क्वेश्चन कुछ और कह दे, हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी जीरो में आउटफ्लो लेते हैं। अच्छा, फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक और खसूसियत होती है, ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली फिक्स नहीं रहती ओवर द लाइफ। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ओवर द लाइफ फिक्स नहीं रहती। मतलब आपके पास फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, आपके डेटर्स का बैलेंस कितना होगा, दैट विल डिपेंड आपकी प्रोडक्शन और सेल्स का वॉल्यूम क्या है। अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, यू विल नीड हायर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपकी सेल्स ज्यादा हैं, बढ़ेंगी, यू विल नीड मोर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। डेटर्स का ताल्लुक सेल्स वॉल्यूम से है, इन्वेंट्री का ताल्लुक प्रोडक्शन वॉल्यूम से है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, मशीनरी ली, रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्शन शुरू होगी, लेकिन जितना रॉ मटेरियल शुरू में डाल दिया, जितना पैसा शुरू में वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, 5 साल उस तक गुजर नहीं जाते, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी से है। अगर साल बाद हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, देन वी विल नीड मोर रॉ मटेरियल। साल बाद हमारी सेल्स बढ़ेगी, देन वी विल नीड मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। मतलब हमारी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। सो वी विल बी फेसिंग दैट सिचुएशन एज वेल। तो पॉइंट नंबर 2, अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में इजाफा होगा, इजाफा इज शोन एज आउटफ्लो इन द रेलेवेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको क्वेश्चन में बताया गया कि आप जब प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो आपको प्रोजेक्ट के शुरू में 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट चाहिए वर्किंग कैपिटल में। प्रोजेक्ट 1 साल जब गुजरेगा तो फिर प्रोजेक्ट की एक्टिविटी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 100 से बढ़ के 120 पे चली जाएगी। कितने का इजाफा आ गया? 20 का। 1 साल बाद रिक्वायरमेंट 120 पे चलेगी तो 20 और इन्वेस्ट कर दो। 100 तो पहले स्टॉक रखा हुआ था ना आपने फैक्ट्री में, 20 का स्टॉक और डाल दो। क्वेश्चन में सजेस्ट कि भाई 2 साल गुजरेंगे तो 30 रुपए का और स्टॉक, रिक्वायरमेंट 150 पे चली जाएगी, तो हम कहेंगे भाई 120 का स्टॉक तो पहले रखा हुआ हमने, अब हम इसको 150 पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर किसी साल आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जो इजाफा है वो रेलेवेंट ईयर में आउटफ्लो शो किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2 साल कारोबार आप बढ़ाते गए, अब आगे चल के कारोबार में डिप आ गया, आप उम्मीद कर रहे हो कि तीसरे साल में कारोबार में एक कंपेटिटर एंटर होगा जिससे हमारा कारोबार थोड़ा नीचे जाएगा, तो क्वेश्चन में सजेस्ट भाई 3 साल बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 150 से 110 पे आ जाएगी। इसका मतलब हमने कारोबार में 150 का स्टॉक डाला हुआ था, अब हमें कितने का चाहिए, तो 40 रुपए स्पेयर हो गए ना। अब तो बिजनेस में कभी स्पेयर पैसे नहीं रखे जाते, वो 40 रुपए जो है वो रिकवर करके इन्वेस्टर को दे दिए जाते हैं, एज इनफ्लो ले लिया जाता है। ठीक है, तो हमने ये तीसरा पॉइंट इसमें डिस्कस हो गया कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शोन एज इनफ्लो इन द रेलेवेंट ईयर। जिस साल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कमी होगी उस साल में वो कमी इनफ्लो ले ली जाएगी,
जिस साल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इजाफा होगा उस साल में वो इजाफा एज आउटफ्लो लिया जाएगा। इजाफा, मैं फिर बोल रहा हूं इजाफा आउटफ्लो लेने हैं। उसने कहा जी प्रोजेक्ट के शुरू में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो। कहता जी साल बाद 120 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 100 का स्टॉक तो पहले पड़ा हुआ था, इजाफा जो है वो इजाफा आउटफ्लो लोगे। 2 साल बाद 150 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 30 रुपए का इजाफा आउटफ्लो लोगे। 3 साल बाद 110 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 150 से 110 पे आए, 40 की कमी हुई, कमी को एज इनफ्लो ले लो। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो चेंज आएगा वो चेंज एज आउटफ्लो या इनफ्लो रेलेवेंट ईयर में शो करना होता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट 0 में ली जाएगी। पॉइंट नंबर 2, जिस साल में इजाफा होगा इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ इजाफा उस रेलेवेंट ईयर में आउटफ्लो लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जिस साल में इन्वेस्टमेंट में कमी होगी वो कमी उस साल में इनफ्लो ली जाएगी। ठीक है, इनफ्लो से मुराद हम कारोबार से पैसा निकालेंगे और इन्वेस्टर को वापस कर देंगे। कारोबार ने वो पैसा आप समझो एक तरह का वापस कर दिया, इनफ्लो की सूरत में इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। लास्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। जैसे इस केस में प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 साल। जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हमने कैपिटल एसेट ही बेच दिया, तो क्या अब मुझे स्टॉक चाहिए? मेरे डेटर्स रहेंगे जब कारोबार ही बंद हो गया, सारा पैसा रिकवर हो जाता है। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग इन वर्किंग कैपिटल शुड बी शोन एज इनफ्लो। जैसे इस केस में मुझे कहता है 4 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो 4 साल बाद मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल की मद में? जितना पैसा डाला था सारा वापस ले लिया। ये देखिए यहां तक मैंने 150 डाला था ना, और ये 150 रिकवर कर लिया। 150 इन्वेस्टमेंट हुई थी, 150 रिकवर करके कहानी खत्म कर देनी है। ये चीज अच्छा एग्जामिनर ये भी बताएगा कभी प्रोजेक्ट के शुरू में इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एग्जामिनर इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आगे चल के इन्वेस्टमेंट में इजाफा होना या कमी होनी, कैलकुलेट हम कर लेंगे, इंफॉर्मेशन वो देगा हमें। लेकिन एग्जामिनर इसके बारे में साइलेंट होता है। ये अंडरस्टूड, वो सिर्फ ये कहेगा जी 4 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। दिस इज अंडरस्टूड। जब प्रोजेक्ट खत्म तो जो पैसा पड़ा हुआ है वो रिकवर करना है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन साइलेंट होता है। इस रिकवरी के बारे में क्वेश्चन मोस्टली साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हमने ख्याल रखना है क्वेश्चन बेशक साइलेंट है, उसने लिख दिया प्रोजेक्ट एंड पे पैसा रिकवर कर लो तो भी रिकवर कर लेंगे। वो खामोश रहा, उसने सिर्फ ये लिखा प्रोजेक्ट 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, या 4 साल बाद हम कैपिटल एसेट बेच देंगे। कैपिटल एसेट बेचने का मतलब प्रोजेक्ट का खात्मा ही है ना भाई। जब मशीनरी बेच दी तो प्रोडक्शन कहां से होगी भाई? इसका मतलब कारोबार खत्म हो गया। ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा इट इज अंडरस्टूड जो पैसा वर्किंग कैपिटल में है उसको रिकवर करना है। नॉर्मली हमें 20 सवाल देखोगे, 20 में से 19 सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे आपके, यही 4 पॉइंट पे हल हो जाते हैं। एक बड़ा रेयर केस बनता है जिसके लिए 5वां पॉइंट हमने यहां पे लिखा हुआ है। वो रेयर केस क्या होता है? क्वेश्चन कहता है कि जी आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे, प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है। वो कहेगा आपको जी प्रोजेक्ट शुरू करोगे, प्रोजेक्ट की मशीनरी इतनी की आएगी, प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल इतना जाएगा, प्रोजेक्ट में पहले दूसरे तीसरे साल में इतने प्लस माइनस होगा, ये बता देगा आपको। एंड में कहता है प्रोजेक्ट की लाइफ तो है 10 साल, लेकिन आपने प्रोजेक्ट को 4 साल तक कैश फ्लो देख के उस पर फैसला करना है। इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू इससे आगे भी कमा रहे हैं, खर्चा इससे आगे भी कर रहे हैं, और एसेट जो है वो बिकेगा 10 साल बाद जाके। अकॉर्डिंगली कारोबार जब 10 साल चलना है तो वर्किंग कैपिटल में रिकवरी भी 10 साल बाद होनी। मुझे क्या कह रहा है? 4 साल के कैश फ्लो देके फैसला कर लो। तो जब मैं 4 साल के कैश फ्लो देके फैसला कर रहा हूं तो 4 साल बाद कारोबार क्या खत्म हो गया? कारोबार चल रहा है, और जब कारोबार चल रहा है तो ना फिक्स एसेट की रेजिडुअल वैल्यू रिकवरी आएगी, ना आपकी ये रिकवरी आएगी, क्योंकि कारोबार चल रहा है। ये पैसे आपके पास आ नहीं रहे। ये क्या शो हो रहा है? पैसा जेब से जा कितना रहा, पैसा जेब से आ कितना रहा। 4 साल बाद पैसा तब आएगा जब 4 साल बाद कारोबार बंद करोगे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? कारोबार चलता रहेगा, आप सिर्फ 4 साल के कैश फ्लो देखो। तो 4 साल के कैश फ्लो में वर्किंग कैपिटल से रिकवरी तो नहीं आनी, 4 साल के कैश फ्लो में फिक्स्ड एसेट की रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं आनी, क्योंकि कारोबार तो चल रहा है, एसेट तो चल रहा है, मशीन तो चल रही है, रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5,
नो रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ प्रोजेक्ट इज कंटिन्यूड, प्रोजेक्ट जारी है तो फिर रिकवरी नहीं करनी वर्किंग कैपिटल की। ना कैपिटल एसेट की रिकवरी होती है रेजिडुअल वैल्यू की सूरत में, ना वर्किंग कैपिटल की रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये जनाब 5 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट जैसे मैंने कहा शायद हमें कोई एक आध सवाल नजर आ जाए पास्ट पेपर में, अदरवाइज ये सवाल मतलब वही 20 में से एक वाला सवाल है ये पॉइंट है। बाकी ये 4 तो जब भी वर्किंग कैपिटल आएगा ये चारों पॉइंट आपके अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब भी वर्किंग कैपिटल का सिनेरियो आएगा जो कि 10 में से 6 या 7 सवालों में आएगा, ये 4 के 4 पॉइंट अप्लाई हो जाएंगे। इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसीलिए फिर मैं वो बात करता हूं रिवीजन पे तवज्जो किया कीजिए। रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट बार बार आपकी नजर से गुजरेगा। पास्ट पेपर को रिवीजन समझा ना, प्रैक्टिस को रिवीजन समझा, तो ये पॉइंट आपकी नजर से शायद एग्जाम तक दोबारा नहीं गुजरना। आप भूल जाओगे वहां तक जाते जाते भाई अब क्या करें। आपने इस केस में भी रिकवरी लेके आगे चले जाना है, क्योंकि आपको पता है भी प्रोजेक्ट खत्म हो जाता तो रिकवरी ले लेते हैं, आखिरी साल रिकवरी लेनी है। तो 4 साल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है, 4 साल के बाद रिकवरी ले लो विदाउट रियलाइजिंग कि भाई प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चल रहा है, और प्रोजेक्ट चल रहा हो तो रिकवरी नहीं लेनी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के लिए 5 ये पॉइंट्स अगर हमें पता है तो इन 5 पॉइंट्स के मुताबिक ये हम कुछ इलस्ट्रेशन हैं, कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन हैं, इनको देखते हैं। और जो चीज हम बेसिक इलस्ट्रेशन में सीखेंगे वही चीज एग्जामिनर क्वेश्चन में कंप्रिहेंसिव सिनेरियो में अप्लाई होगा। जी बेटा, लास्ट पॉइंट में आपने बताया कि अगर वो कैश फ्लोज हमसे हाफ मांगेगा तो हमें उसी की बेस पे डिसीजन कर देना, तो इस तरह से हमारी एनपीवी इफेक्ट हो जाएगी ना? इससे हमारी एनपीवी इफेक्ट हो जाएगी। जी बेटा, हमारी एनपीवी जारी बात है। एनपीवी हमने पूरे प्रोजेक्ट लाइफ के कैश फ्लोज को लेके नहीं किया, बट मैंने आपको बोला रहा कि हमने एग्जामिनर से जिद नहीं लगानी। हमने ये कब करना है, 10 साल लाइफ है, हमने 4 साल पे कब एनपीवी कैलकुलेट करनी है, जब एग्जामिनर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, जब उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो जितनी लाइफ है मैं पूरी लाइफ के कैश फ्लो लेके एनपीवी निकालूंगा। असूल तो यही है कि एनपीवी आप होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पे निकालें, लेकिन जब एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन दे देगा तो उससे हमने जिद नहीं लगानी, चुप करके जो उसने कहा वो कर देना है। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर उसकी इंस्ट्रक्शन इस तरह की आएगी तो हाउ टू टैकल, फॉलो करना है हमने उसको भाई। ठीक है, हाँ उसने कोई कमेंट कहा कि जी एनपीवी कैलकुलेट करो और कमेंट करो, उसमें आप लिख सकते हो ये बात कि भाई हमने तो 4 साल के कैश फ्लो करके एनपीवी निकाल दी है, जबकि प्रोजेक्ट में तो 10 साल चलने हैं, तो ये एनपीवी की कैलकुलेशन मुनासिब नहीं है। कमेंट कर दें आप अगर वो आपसे मांगता है। और जब उसने कहा 4 साल पे एनपीवी निकालो तो 4 साल के कैश फ्लो लो, एनपीवी निकाल दो, खत्म होगी बात। ठीक है, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन से हमने डेविएट नहीं करना। जी कोई और सवाल? रियलिटी में बेटा ऐसा वैसे होता है, प्रोजेक्ट चल रहा होता है, कंटिन्यूड होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी करते हुए कट ऑफ लगा देती हैं। उसकी प्रैक्टिकल रीजन क्या होती है? लेटर ईयर्स इनटू फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। लेटर ईयर, आज से 6 साल 10 साल 15 साल बाद हम क्या कमाएंगे, इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। जो नियर फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट देम विद रीजनेबल सर्टेनिटी, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी दूर जाते जाते हो फ्यूचर में, आपकी एस्टिमेट की एक्यूरेसी रिलायबिलिटी कम होती जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई बाहर जरा देखो, बल्कि मैं सिर्फ ये पूछूं कि अगले 1 घंटे में बारिश होगी कि नहीं होगी, गूगल से नहीं पूछना, तो आप क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे, बाहर देखोगे, आसमान देखा, चांस 99% चांस है जी नहीं होगी। 1% तो हमने रखना है भाई, अल्लाह ताला चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आसमान देख के लग रहा है 99% चांस नहीं होगी। अब आपसे मैं पूछूं भाई अगले 1 वीक में बारिश होगी कि नहीं होगी, आप जीरो हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे कि नहीं भी 1 वीक का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो अभी आसमान को देख के कह रहा हूं कि 1 घंटे में कितना कुछ बदलाव आ सकता है। तो सेम बिजनेसेस में भी ऐसा होता है कि भाई लाइफ है 10 साल की, अब 10 साल में कारोबार कहां चला जाएगा, कितना कमा के में दे देगा, हमें नहीं पता। हम 3 साल 5 साल 4 साल तो सोच सकते हैं कि भाई इतनी इतनी कमाई कर लेंगे, 5 साल बाद नए कंपेटिटर आ जाएंगे, 5 साल बाद प्रोडक्ट्स नहीं आ जाएंगी, 5 साल बाद फैशन बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। अब हमें क्या पता 5 साल बाद क्या होना भाई, एक हद तक तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 5 साल बाद ये नहीं कि मशीन फारिग हो जाएगी, मशीन यूजेबल होगी, प्रोडक्शन कर सकती होगी, लेकिन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये हमें नहीं पता।
ठीक है, तो भाई 5 साल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, क्योंकि लेटर ईयर्स इनटू फ्यूचर के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए बिजनेसेस एक कट ऑफ लाइफ डिसाइड कर लेती हैं, भाई इतने सालों पे हमने कैश फ्लोज फोरकास्ट करके फिजिबिलिटी करनी है, कारोबार चलता रहेगा, छोड़ दो उसको, हम इतने साल के कैश फ्लो लेके उस पे एनपीवी कैलकुलेट करके फैसला करेंगे। यस, ड्रॉबैक है, फुल लाइफ नहीं ली हमने, फुल लाइफ लेते तो एनपीवी फर्क हो सकती थी। कमेंट मांगेगा तो हम लिख देंगे ये 2 जुमले, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 31 वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज पे हमारी पहली बेसिक्स इलस्ट्रेशन। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन डीसीएफ एनालिसिस। मतलब हमें एनपीवी कैलकुलेट करने को नहीं कहा जा रहा, हमें प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ये है प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जो एनपीवी में यूज होने हैं। तो भाई कैश फ्लोज आ गए तो एनपीवी आईआरआर जो मर्जी कर लो भाई, ठीक है। तो हमारा काम इस सेगमेंट में क्या है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लाना, जिनमें वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज भी हम कैलकुलेट करेंगे। आगे कैश फ्लोज आ जाए तो आगे का काम हम कर चुके हैं बहुत, और आगे भी बहुत करेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। इलस्ट्रेशन 31, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 100,000 with 3-year life and a scrap value of 50,000. It will produce annual net operating cash flows of 60,000 and requires an investment of 20,000 in working capital. That's it. इतनी सी कहानी है जी। 3 साल प्रोजेक्ट लाइफ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, स्क्रैप वैल्यू एसेट की 50,000 की, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 60,000 के, और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल 20,000 की। हमसे कहा गया प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाइए। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज का फॉर्मेट तो हम यही वाला इसमें लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 0 में और लाइफ है 3 साल, 1, 2 and 3। सो 0, 1, 2, 3। हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अब 2 आइटम बन गई हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अब 2 आइटम था, एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या इसको कैश फ्लोज कह लें हम। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लोज है और ये वर्किंग कैपिटल के कैश फ्लोज है। इसके बाद हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये टोटल हमारी 3 आइटम बन गई हैं, एक आइटम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की, 2 इन्वेस्टमेंट की आइटम्स। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट 100,000, प्रोजेक्ट के शुरू में 0 में 100,000 का आउटफ्लो, लाइफ ऑफ 3 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000। लीजिए जी, 3 साल बाद रिकवरी आ गई। वर्किंग कैपिटल, कितनी इन्वेस्टमेंट कार्ड है, रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। हमने, उसने बताया नहीं कब चाहिए, बट हमने क्या सीखा है, 0। इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में भी 0 में की जाती है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 में ले लो, ले ली। पॉइंट नंबर 2, अगर कारोबार के दौरान वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो तो इजाफा रेलेवेंट ईयर में आउटफ्लो ले। तो यहां पे कोई इजाफे का जिक्र है। हमने पढ़ा था अगर ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोई कमी हो तो कमी रेलेवेंट ईयर में इन्फ्लो ले लो, कोई कमी का जिक्र है। तो इसका मतलब कोई इजाफा नहीं, कोई कमी नहीं। फिर हमने चौथा पॉइंट पढ़ा है, जब कारोबार खत्म हो तो जितनी इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में है उसकी रिकवरी ले लो। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिकवरी ले लो। कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। उसने जिक्र ही नहीं किया, तो हमने खुद से तो नहीं डाला ना। उसने कहा जी 20,000 चाहिए, हमने कहा जी 20,000 ले लो। उसने कोई प्लस माइनस का जिक्र नहीं किया, हमने छोड़ दिया। यहां पे क्वेश्चन साइलेंट था, ठीक है ना, कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मुझे जो पता ना, प्रोजेक्ट 3 साल बाद खत्म हो रहा है। प्रोजेक्ट जब 3 साल बाद खत्म हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी रिकवर होना है, और ये फुल में रिकवर होता है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 60,000 पर एनम, और पहला कैश फ्लो हमारा 1 से शुरू हो जाएगा, 1, 2, 3। लीजिए जी, यहां से नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जो कि यूज होने हैं
एनपीवी आईआरआर जो भी एनालिसिस आपने करना है उसमें 0 में 1,20,000, 1 में 60,000, 2 में 60,000, 3 में 1,30,000। लीजिए जी, ये प्रोजेक्ट कैश फ्लोज हैं। इसके आगे जो मर्जी आपने एनपीवी, पेबैक, आईआरआर लगाना है आप लगा सकते हैं जी। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज, चारों पॉइंट्स बल्कि पांचों पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पे भी नजर भी आ रहे हैं। किताब का एक्सट्रैक्ट आपके सामने है और एक बेसिक इलस्ट्रेशन आपके सामने, उसका हमने सोल्यूशन भी देख लिया, इलस्ट्रेशन 31 का जी। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल यहां पे? ये पहला केस था जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आई। प्रोजेक्ट के शुरू में 20,000 इन्वेस्टमेंट की, दैट्स इट, कोई प्लस माइनस इसमें नहीं था। हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स हो, और ज्यादा चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वर्किंग कैपिटल में प्लस माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस होगा तो आपका जरा स्किल ज्यादा इस्तेमाल होगा ना, उसमें ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, तो ज्यादा चांसेस यही है कि हमें इस तरह का सवाल आए। बट हमें दोनों तरह के चीजों से डील करना आना चाहिए। इलस्ट्रेशन 32, A project costs 100,000 and has a scrap value of 50,000 at the end of 3-year life. ये तो वही है। Expected annual net operating cash flows are as follows. Year 1, Year 2, Year 3. Operating cash flows हमारे फिक्स नहीं है, चेंज हो रहे हैं। At the start of each year, the project will require working capital equal to 20% of that year's net operating cash flows. हर साल के शुरू में प्रोजेक्ट विल रिक्वायर उस साल के नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का 20%, और जब हर साल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बदलेगा तो हर साल नेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अब हमने इससे कैसे डील करने हैं इस पे बात करते हैं जी। मैं इसी टेबल को इलस्ट्रेशन 32 के लिए यूज करने जा रहा हूं जनाब। लाइन आइटम 3 ही है यहां पे भी जी, इस सवाल में भी। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो और एक नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, वही 3 आइटम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इलस्ट्रेशन 32, 100,000, स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ 3 ईयर 50,000। ठीक हो गया जी। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मुझे गिवन है, पहले मैं वो डाल देता हूं यहां पे 30,000, 50,000, 40,000। अब चूंकि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, इसमें ऊंच नीच आने वाली है, तो इसके लिए मुझे वर्किंग 1 बनानी पड़ेगी। कितना प्लस माइनस होने वाला है वर्किंग कैपिटल में, उसके लिए हम वर्किंग 1 बनाएंगे। वर्किंग 1, वेरिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसा ही है ना। वर्किंग कैपिटल जो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसका ताल्लुक नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से है, और जब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बदल रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। अच्छा, जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदलती है तो हम ये वर्किंग बनाते हैं 3 कॉलम में। 3 कॉलम हमारी वर्किंग होती है जी। कॉलम नंबर 1 ईयर, कॉलम नंबर 2 वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें, और कॉलम नंबर 3 होता है वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये इंफॉर्मेशन यूज होती है, ये इंफॉर्मेशन हमारी यहां पे यूज होनी है।
हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ 0 से लेके 3 तक फैली हुई है, ऐसा ही है जी। यही लाइफ मैं यहां पे लेता हूं 0 1 2 3। मुझे इसी लाइफ के डिफरेंट इंटरवल्स पे वर्किंग कैपिटल अपनी नीड असेस करनी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में मुझे कहा गया है हर साल के शुरू में उस साल के नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का 20% चाहिए, ये लिखा हुआ ना। हर साल के शुरू में कारोबार कितने साल चल रहे हैं, तो पहले साल के शुरू में, पहले साल के शुरू से मराद स्टार्ट ऑफ एनी ईयर मींस एंड ऑफ प्रोसीडिंग। तो 1 का स्टार्ट तो 0 हो गया ना, 1 का स्टार्ट तो 0 है, सेकंड का स्टार्ट 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्टार्ट 0। उसने कहा जी स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 20% ऑफ फर्स्ट ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। फर्स्ट ईयर के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का 20% मुझे पहले साल के शुरू में मतलब 0 में चाहिए, 6000। प्रोजेक्ट का साल गुजर जाएगा इससे, मतलब पहले साल के शुरू में जब मैंने 6000 रखे ना अपने पास स्टॉक में नेट, तो उससे मेरा पहला साल गुजर गया। अब दूसरा साल शुरू होने वाला है, कहां से शुरू होता है दूसरा साल, 1 से। स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर मीन 1, स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर मीन 1। तो सेकंड ईयर के स्टार्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 50,000 का 20%, 50,000 का 20%, इट इज 10,000। एक और साल गुजर गया, 2 साल कारोबार के पूरे हो गए। इस 6000 से मैंने पहला साल गुजार लिया, इससे मेरा दूसरा साल गुजर गया। अब तीसरा साल शुरू हो रहा है। तीसरा साल कहां से शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ 3 ईयर मीन 2। स्टार्ट ऑफ 3 ईयर में क्या चाहिए, 40,000 का 20% विच इज 8,000। अच्छा जी, इससे मेरा कारोबार का तीसरा साल भी गुजर गया। कारोबार शुरू करना है ना भाई, दुकान चलानी है तो दुकान में कोई माल रखोगे तो बिकेगा ना। कारोबार में सिर्फ कैपिटल एसेट लगाने से कारोबार नहीं चल पड़ता। आप महल्ले की ग्रोसरी शॉप ही ले लो, वो भी एक बिजनेस है ना। दुकानदार आए, बड़े शौक से दुकान में फ्रीजर रखे, रैक लगाए, बड़े बोर्ड खूबसूरत लगाए, और गाहक से कहा आ जाओ, तो गाहक वहां पे आके क्या करेगा भाई, जब तक वो रैक्स में कोई चीनी, कोई दूध, फ्रीजर में कोई मक्खन, कोई आइसक्रीम नहीं डालेगा, स्टॉक नहीं रखेगा, गाहक क्या करेगा। तो आपने कारोबार शुरू किया कैपिटल एसेट के साथ, ये पैसा डालोगे तो कारोबार शुरू होगा। जितना माल रखते हो उस हिसाब से कारोबार चलता है। आपको पता होगा छोटी दुकान में स्टॉक भी कम होता है, बड़ी दुकान में स्टॉक भी ज्यादा होता है। जब कारोबार कम करना था स्टॉक कम डाला, जब कारोबार ज्यादा करना है जिस साल, स्टॉक ज्यादा डालना पड़ेगा भाई। अगले साल फिर कारोबार कम करने हैं, स्टॉक कम डाल दो। तो कारोबार करने के लिए स्टॉक साल के शुरू में डालते हो। 0 में स्टॉक डाला, 1 साल कारोबार चला लिया। 1 में स्टॉक डाला, दूसरे साल का कारोबार गुजर गया। 2 में स्टॉक डाला, तीसरा साल भी गुजर गया। अब जब 3 साल गुजर गए हैं, उससे आगे कारोबार लेके चलना है। एट 3 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ 3 ईयर। एंड ऑफ 3 ईयर में तो भैया आपने रैक फ्रीजर सब बेच दिया, माल क्यों रखना है। अब माल भी आपने नहीं रखना, मतलब मुझे यहां पे इन्वेस्टमेंट 0 चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमने ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई कर ली है कि 0 में मुझे 6000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 में मुझे 10 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 2 में मुझे 8 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और 3 में तो कारोबार ही खत्म हो गया, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए वर्किंग कैपिटल में। अब बनाओ यहां से कैश फ्लो। ये इन्वेस्टमेंट को कारोबार में, ये कारोबार की जरूरत पूरी करने के लिए मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा या आएगा। कारोबार शुरू किया तो स्टार्ट में तो 0 पे खड़े थे ना, 0 से 6000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कारोबार के शुरू में कुछ नहीं है ना, दुकान खाली पड़ी है, 6000 का माल खरीद के दुकान में डालना पड़ेगा। 1 साल गुजर गया, अब कितने का माल दुकान में चाहिए, पहले कितना का पड़ा हुआ, इंक्रीज 4000 का माल और डाल दो। एक और गुजरा, कितने का माल चाहिए, कितने का पड़ा हुआ है, तो क्या करें, 2000 का इनफ्लो रिकवर कर लो। एक और साल गुजर गया, कारोबार खत्म हो गया, माल चाहिए कुछ, अब कितने का पड़ा हुआ है,
रिकवर कर लो। जितनी इन्वेस्टमेंट की थी सारी की सारी रिकवर हो जानी बाय द एंड, ठीक है। इसकी बात एग्जामिनर कहे ना कहे रिकवर कर लेंगे। अगर कारोबार खत्म हो गया है तो रिकवरी हमें करनी है। तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैं, इनको हम यहां शो करेंगे। 0 में 6000, 1 में 4000, 2 में 2000 की रिकवरी और 3 में 8000 की रिकवरी। जी, एनी क्वेश्चन? जब भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ रही होगी 3 कॉलम वर्किंग बना करेगी, ईयर, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। हमने इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए कैश फ्लो जो चाहिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट हमने वर्किंग में शो करने होते हैं। ये हमारी एनपीवी कैलकुलेशन में नहीं जाते, ये कैश फ्लोज हैं हमारी एनपीवी कैलकुलेशन में जाएंगे कि हमारी जेब से कितना पैसा गया कितना पैसा आया। ये काम करने के लिए, ये काम करने के लिए कितना पैसा गया कितना पैसा आया, कैश फ्लो हर साल का कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो है उसको हमने अपनी वर्किंग में इंक्लूड किया। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? जी बेटा। बिजनेस प्रॉफिटेबल भी तो नहीं होता ना, ये जैसे अभी आपने करियाना स्टोर की एग्जांपल दी है, जरूरी तो नहीं होगा वो जितना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। बेटा प्रॉफिट्स की फिगर ये आ रही है, नेट ऑपरेटिंग कैश। ये क्या होती है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कल बनाया था ना हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 27 था, कौन सा था? एक्सट्रॉन। नेट ऑपरेटिंग कैश क्या होते हैं भाई? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये कैश प्रॉफिट्स हैं आपके। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, अब उसके कुछ स्टॉक पेरिशेबल नेचर का भी तो होगा, वो खराब भी हो सकता है, मतलब वर्किंग कैपिटल उसको पूरा रिकवर। वो जो खराब हो गया ना, जो कॉस्ट होगी वो यहां चार्ज हो जाएगा, पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जो आपने बेचा उसके बदले नया खरीद लिया, ठीक है, वो सारी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन यहां पे आती है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसको आप रिकवरी फुल शो करोगे। अगर इसमें कोई नुकसान हुआ है वो तो नुकसान यहां चार्ज हो रहा होता है, वो इधर एडजस्ट हो रहा होता है प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। वो नुकसान इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा, वो यहां एडजस्ट हो रहा है। इधर आप फुल रिकवरी शो करते हो, वो यहां पे एडजस्ट हो जाता है। वो आगे चलेंगे, सवाल देखेंगे, आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था। उसके लिए अलहदा से हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, अनलेस एग्जामिनर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दे। कोई इसमें हमें कोई अलहदा से बिजनेस प्रिंसिपल नहीं लाना, हमारा प्रिंसिपल बड़े सीधे सीधे रहेंगे। यहां पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कैलकुलेट क्या करेंगे, और इधर यही पॉइंट जो आपको बताया ना भाई, ये इन्वेस्टमेंट, इसके हिसाब से ये कैश फ्लो। एक सवाल जैसे मुझे लगता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो रिसेंट में ही आया है, रिसेंट में ही आया है। उसमें उसने कहा, मुझे लगता है रिसेंट टाइम का सवाल है, इफ नॉट पिछला, उसमें उसने कहा है, या हो सकता है पिछली टाइम का हो, उसने कहा कि आखिरी साल जो रिकवरी होगी ना वो फुल नहीं होगी। आखिरी साल 8 थी, वो कहता है आखिरी साल रिकवरी फुल नहीं होगी। वो जो आप बात कर रहे हो, आधा स्टॉक खराब हो जाएगा। आधा स्टॉक खराब होगा मतलब यहां पे रिकवरी कितनी आएगी? तो बाकी 4 यहां पे एज एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो बेचा है उसकी कॉस्ट चार्ज हुई, जो खराब हो गया उसकी भी कॉस्ट चार्ज हो जाएगी यहां पे, ठीक है। तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें वो देगा। ये सवाल जो मैंने बोला, ये एडजस्टमेंट हमारी नजर से शायद गुजर भी जाएगी जब हम पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, बट ये फर्स्ट टाइम उसने टेस्ट किया एडजस्टमेंट। और अगेन अगर कोई बच्चा इसको नहीं भी कर पाएगा तो 1 नंबर की एडजस्टमेंट दी। अब 15-16 नंबर के सवाल में 1 नंबर की एडजस्टमेंट खुदा ना खास्ता आ जाए ऐसी, तो हमें एकदम परेशान नहीं हो जाना, ये क्या हो गया, दुनिया हमारी उल्टी सीधी ऊंच नीच नहीं हो जाएगी, ठीक है। वी विल कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमने अक्सर बच्चे ना पैनिक कर जाते हैं, भाई मैंने इतना पढ़ा, इतनी रिवीजन की, इतनी प्रैक्टिस की, फिर भी मेरा सवाल नहीं हुआ। और भाई सवाल हो गया, परफेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मतलब वन शुड बी हैप्पी अगर पार्ट पेपर क्वेश्चन करते हुए आपने उसमें पहले महीने में 55-60% स्कोर कर रहे हो, यू शुड बी वेरी हैप्पी।
और 2 महीने बाद आप एक पास पेपर क्वेश्चन करते हुए 70-75% स्कोर कर पा रहे हो और ओकेजनली कभी 90-100 भी लग जाता है, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। मतलब परफेक्ट स्कोर, ओनली परफेक्ट स्कोर शुड नॉट मेक यू सेटिस्फाइड ओनली, अ गुड स्कोर शुड सेटिस्फाई योरसेल्फ कि हाँ भाई आई एम डूइंग वेल। ठीक है, ये बात देर में रखिएगा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। एग्जाम तक जाते जाते बेहतर से बेहतर लर्निंग हमारी होती जाएगी। बट स्टिल एग्जाम में भी मैं आपको बता चुका हूं, यू मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू डू एवरी क्वेश्चन परफेक्टली। बी प्रिपेयर, वहां पे भी कुछ सवाल आएंगे, जैसे अभी देखे आए ना कैप 3 में आ गए ना कोई सवाल ऐसे जिनका टाइम ही नहीं मिला आपको करने को। सारे तो नहीं थे ऐसे, 50% के करीब तो पेपर बड़ा आसान था, 50% तो ऐसा था पेपर, 50% में चैलेंजेस थे। तो पास होने का तरीका क्या था? जो 50 आसान है ना वो पूरा कर लो, उस 50 में से 40 निकल आने थे आपके, और बाकी 50 हमसे होना नहीं था, हमसे 20-25 होना था, 30 होना था, किसी से 25 हुआ होगा, किसी से 30 हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। तो भाई 50 में से 40 लेने थे और 30 में से 10 लेने थे, ये पास होने का क्राइटेरिया था। और इंशाअल्लाह जिस बच्चे ने 75-80 का किया हुआ है वो पास होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला से हमारी बड़ी उम्मीद है, इंशाअल्लाह जरूर पास होंगे। तो पेपर ऐसा ही होता है, कहीं पे 50 का अच्छा हो जाता है, कहीं पे 60 का अच्छा हो जाता है, ये इतना ही फर्क होता है। मतलब थोड़ा सा आसान कर लेते सवाल में तो आपका 50 की जगह 60 का अच्छा हो जाता। आप ऊपर आपने 80 तक है, 80 की जगह 90 तक चले जाती है अटेम्प्ट आपकी, 60 का अच्छा हो जाता, 30 का एवरेज हो जाता। यहां पे आपका 50 का अच्छा हुआ है, 30 का एवरेज हुआ है, 20 छूट गया। बेहतर सा पेपर होता, 60 का अच्छा हो जाता, 30 का एवरेज हो जाता, 10 का छूट जाता। ठीक है, 100 का पेपर एग्जामिनेशन में तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है करना, अच्छा पेपर करते हुए। तो हमें उससे वरी नहीं करनी, हमारा टारगेट होता है भाई पास होना है इंशाअल्लाह। तो पास इंशाअल्लाह हम हो जाते हैं अगर हम स्ट्रेटेजाइज करके चले। मैडम आप बात, ईद के बाद टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ईद के बाद हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर ही हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन एक ही चैप्टर भी चल रहा है, इसी पे ही हमारा टेस्ट होगा, बट फुल चैप्टर नहीं होगा। जितना चैप्टर हमारा कोर्स में कवर हो जाएगा जाते जाते, जैसे हम वर्किंग कैपिटल कर लिया, वैसे तो हो ही जाएगा, अभी तो 2 दिन रहते हैं, पूरा चैप्टर ही हो जाएगा जी। पहला चैप्टर पूरा, चैप्टर नंबर 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल CIA। हमारी वर्किंग कैपिटल कर ली है, तो कल टैक्सेशन, परसों उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी पास पेपर की, मुझे लगता है। तो अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 33 रिपीट एक्टिविटी है, सेम रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज फॉर टू बी यूज इन DCF। बिल्कुल 32 का रेप्लिका है, सिर्फ डाटा बदल गया। ठीक है, वैल्यूज बदल गए। यही फॉर्मेट लगेगा, लेकिन हो क्या क्या यहां पे लाइफ है 4 साल, तो 0 से 4 तक जाना है आपको, 0 से 3 नहीं, 0 से 4 तक है। इलस्ट्रेशन 33 में 0 से 4 जी बेटा। सर ये हम जब फर्स्ट ईयर में इतना रिक्वायर्ड था इनिशियल ईयर में, तो हमने ये फुल वैल्यू ले ली कैश फ्लो, लेकिन अब हमें नेक्स्ट ईयर में 10,000 रिक्वायर्ड है, तो हम इंक्रीमेंटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बेटा, वाला तो बिल्कुल यूज हो गया होगा ना। आप दुकान में जाते हो, कभी आप दुकान में गए, दुकान खाली देखी है? जनरल स्टोर, कभी ग्रॉसरी स्टोर खाली पड़ा देखा? नहीं होता ना खाली। खाली होगा तो 10 का दोबारा डालना पड़ेगा, जब खाली ही नहीं हुआ तो आपको इजाफी डालना पड़ेगा ना भाई। ये बिकता है, तो जो बिका उसकी जगह नया भी तो खरीद के रखा गया। बेच के वेले को तो नहीं बैठ गए ना हम जब बेचते हैं तो बेच के हमें रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से स्टॉक वहीं का वहीं रख देते हैं, और जो बाकी बचता है नेट वो इधर चला गया। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है ना भाई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इधर इकट्ठा होता जा रहा है, स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा है। सर मतलब इसमें से जो बिकेगा वो इसी फर्स्ट ईयर में यहाँ पे दोबारा खरीद के हम वापस खरीद के रखते जाएंगे ना और भाई, ये एक्स्ट्रा चाहिए ना, ये एक्स्ट्रा चाहिए, Sales क्योंकि सेल बढ़नी है अगले साल, तो हमने इजाफी खरीद के डाल दें अंदर। ये हमने बेचा नहीं था, बेच तो हम 6,000 का ही रहे थे पहले, अब हम कहते नहीं भाई हम 10,000 का स्टॉक रखना है, हमने 4,000 का इजाफी खरीद के रखेंगे हम, और जो इस साल सारे एक्सपेंस करें वो इधर चार्ज हो रहा है। वो इधर चार्ज होता जा रहा है। ये स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा है, ठीक है, लेकिन ये बिकता है उसकी जगह नया आ जाता है, बिकता है उसकी जगह नया आ गया, ये हमारे पास वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ये दुकान आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूं, दुकान कभी खाली देखिए कि जी माल बिक गया था दुकान खाली होगी, वो तो बिकता है, अगले दिन नया ऑर्डर आ जाता है, फिर बिका नया ऑर्डर आ गया, वो तो चलता रहता है ऐसे। जो बिकता है उसकी कॉस्ट हम रेवेन्यू में चार्ज करते जाते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम रिड्यूस नहीं करते। रेवेन्यू, नेट ट्रेडिंग कैश फ्लोज जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, वहां पे उसकी कॉस्ट चार्ज हो रही है।
जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 0 में 11,250, 1 में कितना जी 20,500। अभी हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और 2 में 16250 और 3 में 6250 और 4 में 0 है। अब यहां से हम बनाएंगे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। जीरो में 11,250 का आउटफ्लो, 1 में आउटफ्लो मजीद कितना 9250, 2 में रिकवरी कितनी 4250, 3 में रिकवरी फिर 10,000 की और 4 में फिर रिकवरी 6250। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आ गए। इनको हम यहां पे पुट कर देंगे 11,250, 9250, 4250 का इनफ्लो, 10,000 का इनफ्लो और 6250 का इनफ्लो। ये जी कंप्लीट आपके सामने क्वेश्चन, एक्सेप्ट ये सम इसके नीचे जो है वो नहीं लगाया गया। ये आपको सम करना है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने मैंने वर्किंग के साथ शो कर दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। डीलिंग विद वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। हमारी तीसरी की एडजस्टमेंट जो रहेगी है दैट इज डीलिंग विद टैक्सेशन। तो इंशाअल्लाह कल हम मिलेंगे, हम टैक्सेशन से डील करना सीखेंगे और टैक्सेशन की इलस्ट्रेशन करने के बाद हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।